हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे इंटेलिजेंस टॉपिक को। इसके बारे में हमारा छोटा मोटा डिस्कशन हो ही गया था। इंटेलिजेंस क्या है, आईक्यू वगैरह किसने क्या दिया, एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस को, फिर इसके बाद आज की क्लास हम करेंगे स्टार्ट। तो सर फ्रांसिस गोल्टन थे जिन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस पर अध्ययन करा। इसके बाद अल्फ्रेड वेने और बेसलर की डेफिनेशन है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। पहला इंटेलिजेंट टेस्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड वेने ने 1905 में दिया। मेंटल एज यानी मानसिक आयु का संप्रत्यय अल्फ्रेड वेने के द्वारा ही दिया गया है। एंड आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया। इन्होंने बताया, इन्होंने कैसे आईक्यू बताया? एम ए अपॉन सी ए को इन्होंने आईक्यू बताया। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु। फिर फॉर्मूले को रिवाइज किया गया टर्मन के द्वारा 1916 में। टर्मन ने क्या करा था? सिर्फ 100 का गुणा करा था। तो इतनी बात हम डिस्कस कर चुके थे। हमने थोड़ा आईक्यू के बारे में डिस्कस करा, कितने परसेंट पॉपुलेशन का आईक्यू कैसा रहता है, इसके बारे में डिस्कशन करा। साथ के साथ ही हमने बेल कर्व को समझा कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो वन वाली पॉपुलेशन है वो 68% होती है। उसके अलावा जो पॉपुलेशन होती है जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के आसपास चलता है वो हमारी 96 टू 98% होती है। उसके बाद फिर 98 एंड देन 100 तो कभी बोल नहीं सकते, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो आपका इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक। आज हम बात करेंगे, अच्छा, अनुवांशिकता और बुद्धि में क्या संबंध है ये हमने पढ़ा। जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें से संबंध या कोरिलेशन जो होता है 0.90 होता है। जुड़वा बच्चों को अलग अलग एनवायरनमेंट में यदि आप पालते हो, एक जुड़वा बच्चे को अलग जगह दूसरे को अलग, तो वो 0.72 हो जाता है। पैटर्नल ट्विंस जो होते हैं, जुड़वा तो होते हैं लेकिन वो अलग तरह के जुड़वा होते हैं, मतलब कि ये तो आपके सेम एग से बने हुए थे, सेम ओवम से बने होते हैं, ये डिफरेंट ओवम से बने हुए थे। इनके बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.60 होता है। सिंपल भाई बहन जो होते हैं उनमें 0.50 होता है। ठीक। आगे बढ़ें। आज से हम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हमने बात कर ली थी। दो तरह के उपागम होते हैं, एक मनोमैथिक और एक सूचना प्रक्रमण। मनोमैथिक यानी साइकोमेट्रिक अप्रोच में इंटेलिजेंस को कंसिडर किया जाता है एक सेट के रूप में, कि बहुत सारी एबिलिटीज़ का एक सेट है। एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में इसे कंसिडर किया जाता है कि व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया, मतलब जब व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्विंग को सोच रहा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा होता है, डिसीजन मेकिंग जब चल रही होती है, तो उसके दिमाग में एक तरह की प्रोसेस चलेगी, उस प्रोसेस को ही हम बुद्धि बोलेंगे। ठीक। यहाँ तक की बात कल हो गई थी। अब करेंगे हम आज से यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब स्पीड को भी थोड़ा स्लो रखेंगे क्योंकि यहाँ से अब चीज़ें समझने वाली आ गई हैं। ठीक है। यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी ये थ्योरी? ये थ्योरी के जन्मदाता कौन है? ये है अल्फ्रेड बेने। इन्होंने बोला कि बुद्धि का सिर्फ एक ही कारक है, आपकी हर फील्ड में वही कारक हेल्प करता है। कुल मिलाकर बात यह है कि एक ऐसी एबिलिटी है, कोई एक ऐसी एबिलिटी है, कोई एक ऐसी चीज़ है आपके दिमाग में जो आपको इंटेलिजेंस बनाती है। ठीक है। अगर वो चीज़ अच्छी है तो आप इंटेलिजेंस हो। अगर वो सिर्फ एक ही चीज़ है, इसका मतलब अगर वो अच्छा हो गया तो फिर आप हर फील्ड में अच्छे हो गए। कहने का मतलब यह है इनका कि अगर कोई व्यक्ति है जो मैथ्स में इंटेलिजेंस है, इसका मतलब है कि वह साइंस में भी होगा, वह एसएसटी में भी होगा, वो लैंग्वेज में भी होगा, वह म्यूजिक में भी होगा, वह हर फील्ड में अच्छा होगा। कोई अगर पढ़ने में अच्छा है तो वह स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, सिंगिंग में भी अच्छा होगा, राइटिंग में भी अच्छा होगा। जबकि ऐसा नहीं, हम जनरली देखते ही आते हैं कि यार सब अपनी फील्ड में मास्टर होते हैं। लेकिन इनके जो सिंगल फैक्टर थ्योरी का कहना था वो यही था कि अगर कोई व्यक्ति एक फील्ड में अच्छा परफॉर्म करता है तो इसका मतलब वो हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक। जबकि ऐसा नहीं होता, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया था। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं, मानसिक आयु का संप्रत्यय इन्होंने दिया है। इनकी थ्योरी को सिंगल फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। बुद्धिमान बालक गणित, विज्ञान, इतिहास, भाषा सभी में अच्छा होगा, ये इनका मानना था। ठीक है। मतलब इनकी थ्योरी से यही कंक्लूजन निकल कर आता है, तो इसलिए इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है थोड़ा सा। ठीक है। और ये ज़्यादा टाइम तक चली नहीं। अब यूनिफैक्टर ज़्यादा टाइम तक नहीं चली तो फिर एक और थ्योरी आई जो कि आई डबल होकर स्पीयरमैन भाई साहब ने बोला कि आपने सिंगल फैक्टर बताया, हम दो फैक्टर लेकर आते हैं, देखते हैं हमारी थ्योरी कितनी चलती है, कहाँ तक जाती है। फिर ये लेकर आया टू फैक्टर थ्योरी, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। इनका जो थ्योरी था वो था विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित। ये जस्ट एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अगर अगर एग्जाम को थोड़ा सा भी टफ बनाना होगा तो ये पूछ लेगा कि विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित कौन सी थ्योरी है। स्पेयरमैन का जो टू फैक्टर थ्योरी है, द्विकारक सिद्धांत, वो विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित है, इतना याद रखना है आपको। इन्होंने दो फैक्टर दिए, एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। ठीक है। अब सामान्य कारक और विशिष्ट कारक में क्या अंतर है? देखो, कोई टीचर है,
जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूँ, मेरा सीटेट क्वालिफाई हुआ, ठीक है। अब सीटेट क्वालिफाई करते टाइम मैंने जो 5 सब्जेक्ट थे, 5 ही थे, हाँ, 5 सब्जेक्ट जो थे, इन पाँचों सब्जेक्ट में स्कोर करा होगा, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट होगा जो मेरा बेस्ट होगा, यानी जिसमें मैंने हाईएस्ट स्कोर किया होगा। आई बात समझ में? 5 सब्जेक्ट थे, मैंने पाँचों में कुछ कुछ स्कोर करा, लेकिन एक सब्जेक्ट था जो मेरा बेस्ट था, जो मेरा स्पेशल था कि यार इस सब्जेक्ट को मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको तो ऐसे ही क्वालिफाई कर लूँगा। कुछ इस तरह का, मतलब उसमें मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल था, मैं उसमें बेस्ट कर कर आया था एग्ज़ाम में, जिसमें मेरे हाईएस्ट मार्क आए थे, हाईएस्ट मार्क्स जिस सब्जेक्ट में आए थे। तो जिसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, जिसमें मेरे पास स्पेशल एबिलिटी थी, वो किसके कारण थी? वो थी मेरे स्पेसिफिक फैक्टर के कारण, ठीक है, एज फैक्टर के कारण। और जो अदर 4 सब्जेक्ट्स थे जिसमें नॉर्मली मार्क्स आए मेरे, वो किसके कारण थे? वो आप थे जी फैक्टर के कारण, यानी कि जनरल एबिलिटी बोल सकते हैं, या फिर जी फैक्टर के कारण थे, ठीक है। तो जो हम क्या करते हैं, हम हर काम में एवरेज होते हैं, लेकिन कोई एक काम होता है जिसमें हम बहुत अच्छे होते हैं। तो जो एक काम होता है जिसमें हम बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पर स्पेसिफिक फैक्टर वर्क करता है, यानी विशिष्ट कारक काम करता है। और हम हर काम में एवरेज होते हैं, वहाँ पर हमारा जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर काम करता है। आई बात समझ में? तो जैसे यहाँ पर बताया है कि जी तो सब में कॉमन है, लेकिन हो सकता है किसी के अंदर स्पेशल इंटेलिजेंट हो, जो मूर्तिकार वगैरह हो सकता है किसी के अंदर मैकेनिकल इंटेलिजेंस हो सकता है किसी के अंदर वर्बल हो, तो वहाँ पर एस फैक्टर होगा। किसी के अंदर न्यूमेरिकल हो, वहाँ पर नंबर्स के साथ अच्छे से खेल पा रहा होगा, तो वहाँ पर एस फैक्टर होगा। आई बात समझ में कि क्या अंतर है जी फैक्टर एंड एस फैक्टर में? आप हर फील्ड में एवरेज करते हो, वो आपका जी फैक्टर हो गया, लेकिन किसी एक फील्ड में आप स्पेसिफिक करते हो, वो आपका एस फैक्टर हो गया। क्लियर? आगे एज फैक्टर और जी फैक्टर में हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। एज फैक्टर यूनिवर्सल एबिलिटी होती है, यानी कि हर क्षेत्र में ये एबिलिटी होती है, एंड स्पेसिफिक फील्ड में ही एज फैक्टर होता है। ये जन्मजात होता है और ये आपका लर्न होता है, इसे हम सीखते हैं एज फैक्टर को, ठीक है। अब ये जन्मजात होता है, तो इसको आप ट्रेनिंग से बदल नहीं सकते, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करके इसको बढ़ा सको, ये बस नॉर्मली होता है सभी में। लेकिन एज फैक्टर को आप ज़्यादा ट्रेनिंग से बढ़ा सकते हो, सभी क्षेत्रों में होता है ये, हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा ये फैला रहेगा जी फैक्टर। एंड जो एस फैक्टर है वो स्पेसिफिक डोमेन में ही होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बाकी तो सब ठीक ठाक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। एस जी फैक्टर जो होता है वो हेरिडिटी से प्रभावित होता है, यानी कि इस पर जो आपकी हेरिडिटी है, जो वंशानुगत वंशानुक्रम है, या फिर जो आपकी अनुवांशिकता है, उसका ज़्यादा प्रभाव होगा जी फैक्टर पर, और एज फैक्टर पर ट्रेनिंग का ज़्यादा प्रभाव होगा, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग करे, तो जो उसका एज फैक्टर है वो मजबूत हो सकता है, वो उस स्पेसिफिक फील्ड में और आगे तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूजिक में अच्छा है, ठीक है, म्यूजिक में अच्छा है, तो ये क्या हो गया, उसका एज फैक्टर हो गया। अब वो और प्रैक्टिस करे तो म्यूजिक में और अच्छा हो जाएगा, तो ये इसका जनरल फैक्टर है, ठीक है। कोई मैथ्स में अच्छा है, तो ये इसका एज फैक्टर हो गया। अगर मेरी बात करूँ तो मान लो मेरा कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं, हिस्ट्री उठा लेते हैं, ठीक है। हालांकि हिस्ट्री मेरे सबसे वीक है, बट मैंने उठा लिया हिस्ट्री। मेरे यहाँ हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट है, और मेरी एक योग्यता भी है, मैं सब कुछ अच्छे से याद कर लेता हूँ, और बाकी सब में मेरा जनरल है, ठीक है। तो अगर मैं हिस्ट्री पे ज़्यादा काम करूँ तो वो मेरा और आगे बढ़ जाएगा। और जो जनरल है, मान लो मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मैथ्स को अच्छा करूँ, तो मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक जी फैक्टर के अंदर आ गया, उसमें एवरेज ही रह पाऊंगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से एस फैक्टर एंड जी फैक्टर काम करते हैं। आगे बात करेंगे हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? लुइस थर्स्टन ने दिया। पहले ये सिंगल फैक्टर थ्योरी लेकर आए, जिसको जो ज़्यादा नहीं चली, बंद हो गई। फिर टू फैक्टर थ्योरी लेकर आए, जो भी ज़्यादा नहीं चली, बंद हो गई। फिर ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी लेकर आए, जो थोड़ी चली, और इसके बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने बोला कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, इन्हें PMA करके बोल देते हैं। DSSB में क्वेश्चन आया था, तो PMA करके ही आया था, ठीक है। तो PMA एबिलिटी किसने दी, ऐसी कुछ क्वेश्चन आया था। तो ऐसा आया था शायद, इनमें से कौन सा PMA का पार्ट नहीं है, ये 2017 के पेपर में आया था। तो 7 तरह की इन्होंने मेंटल एबिलिटीज़ बताई। इन 7 मेंटल एबिलिटीज़ के हमें नाम याद करना है, हमें इनके नाम रट लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी 7 मेंटल एबिलिटीज़ में से नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी है, ठीक। चलो भाई बात करते हैं अब इनकी। तो इन्होंने इस प्रकार से 7 मेंटल एबिलिटीज़ दी। सबसे पहले आती है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि शाब्दिक बोध।
संख्यात्मक बोध यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्थानिक योग्यता स्पेशियल एबिलिटी, प्रत्यक्ष संबंधी परसेप्चुअल एबिलिटी, तार्किक योग्यता रीजनिंग एबिलिटी, में स्मृति यानी मेमोरी, शब्द प्रवाह यानी कि वर्ड फ्लुएंसी। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, शायद कुछ हाइट हाइट तो नहीं हो रही है। चलो ठीक है, ज़्यादा कुछ हाइट हो नहीं रहा है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं शाब्दिक योग्यता की। वर्ल्ड कॉम्प्रीहेंशन, जिसके अंदर वर्ल्ड कॉम्प्रीहेंशन की योग्यता होगी वो शब्दों को अच्छी तरीके से पकड़ पाएगा, यूज उनका यूज़ कर पाएगा, उनको समझ पाएगा। जिसके अंदर संख्यात्मक योग्यता होगी यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, वह नंबर्स के साथ अच्छा खेल पाएगा। हम बोलेंगे कि इसमें आपके जो मैथमेटिशियन हैं वो आ जाएंगे, इसमें आपके पोइट आएंगे एंड राइटर्स आएंगे, उनके अंदर ये वाली एबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर जिनके अंदर मैथ्स वाली एबिलिटी ज़्यादा होगी उनके अंदर संख्यात्मक कितना योग्यता रहेगी। स्पेशल एबिलिटी में हमारे जो आर्किटेक्चर्स हैं वो आ जाएंगे, हमारे जो मूर्तिकार हैं, जो पेंटर्स हैं, ये सारे इसमें आ जाएंगे। प्रत्यक्ष संबंधी परसेप्चुअल एबिलिटी टू ग्रास्प विजुअल फील्ड, जो पूरे को विस्तृत रूप से देख सके, चीज़ों को सही तरीके से देख सके, जिसमें हम बोल सकते हैं जो दार्शनिक हैं, जो फिलोसफर्स हैं वो आ सकते हैं। इस चीज़ को एक पूर्ण तरीके से देखना। तार्किक की योग्यता यानी कि एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, रीजनिंग की एबिलिटी, इसमें हमारे जो सीबीआई के ऑफिसर्स हैं वो आ सकते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, क्या बोलते हैं उसको, वही ना, एक एजेंसी है अपनी, कौन सी है, एक मिनट इसे मिटाना पड़ा। हाँ, हाँ, जो हमारे रॉ है वो आ जाएगी। जो आईएएस हैं वो क्या करते हैं, वो लॉजिकली सोचते हैं, वो लोग इसमें आ जाएंगे। इसमें रहती मेमोरी में जो बहुत चीज़ें रिमेंड माइंड में स्टोर करके रख सकता है, वो उसके अंदर मेमोरी होती है जो चीज़ों को जल्दी रिकॉल कर ले, पुरानी चीज़ें बहुत जल्दी याद कर ले। वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी, अच्छा अच्छा, देखो फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है। फर्स्ट वाले में शब्दों को समझना, उनके अर्थों को समझना, और इसमें शब्दों का प्रयोग, इसमें आपके स्पीकर्स आ जाएंगे, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना वो आपके इसके अंदर आ जाते हैं। जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, वो ड्रग दो वाले न्यूज़ एंकर नहीं, अदर न्यूज़ एंकर जो होते हैं वो वाले न्यूज़ एंकर्स इसमें आ जाएंगे। तो ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं जो हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी, परसेप्चुअल, रीजनिंग, मेमोरी एंड वर्ड फ्लुएंसी। ठीक है, अब ये जो मेंटल एबिलिटी है इन्हें हमें याद भी करना होता है। ठीक है, अब इन्हें कैसे याद करेंगे, चलो ये मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हम कल करेंगे ना। सबसे पहले कौन सा था, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, फिर था न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर था स्पेशियल, फिर था परसेप्चुअल, फिर कौन सा था, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, रीजनिंग। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 मेंटल एबिलिटी है। आपको VNS PWMR से अपने याद रख सकते हो, कोई भी अपनी एक ट्रिक बना लो। मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है लेकिन वो थोड़ी सी वाहियात टाइप की है, इसलिए मैं उसे यहाँ पे बता नहीं रहा, मैंने उसी ट्रिक के माध्यम से ये सब कुछ लिखे हुए हैं। बट आप अपनी कोई भी एक ट्रिक बना के इन सातों को याद कर लो। वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एंड रीजनिंग। ठीक है ना बात, इस तरह से हमें इन सभी को याद करना है। तो आज हमने 3 थ्योरी पढ़ी हुई है। कौन कौन सी 3 थ्योरी पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी सिंगल फैक्टर थ्योरी, जिसे हम यूनिफैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांति बोलते हैं। किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने दिया। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने नेक्स्ट थ्योरी पढ़ी टू फैक्टर थ्योरी। किसने दी, स्पीयरमैन ने दी। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, इसके बाद फिर हमने पढ़ा मल्टी फैक्टर थ्योरी। सॉरी, मल्टी फैक्टर नहीं थी, ये थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इनके नियम याद रखना, मैं तीनों फैक्टर फैक्टर को एक साथ लेकर आया हूँ इसी वजह से। ये थी हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें इन्होंने बात करी है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की। ठीक है, ये किसने दी है, ये दिए थर्स्टन ने। क्लियर। इसके बाद फिर हम कल पढ़ेंगे मल्टी फैक्टर थ्योरी।
जो किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, और इसी तरह से हम जितनी भी थ्योरीज हैं सारी थ्योरीज कवर करेंगे, समझेंगे अच्छे से, लास्ट में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर ही सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।